फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपनी ड्राफ्टिंग स्किल्स इन टैक्स प्रोसीडिंग्स के वीडियोस पर हैं, जिसमें आज हम वीडियो नंबर 8 पर हैं एंड हम असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ड्राफ्टिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। एंड अभी हम जो सीरीज़ में चल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म नंबर 35, दैट मीन्स अपील बिफोर द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, दैट मीन्स अपील बिफोर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स और बिफोर द फेसलेस अपील सेंटर। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमें ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनाने हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं फॉर्म नंबर 35 जब भी आप बनाते हो। देन देर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज़ द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड द सेकेंड इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये दोनों डॉक्यूमेंट इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जब आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे अपना अपील फाइल करते हो, उसमें तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते ही होते हैं। उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, both of these documents will have a long way to go. लॉन्ग वे टू गो इन द सेंस अप टू सुप्रीम कोर्ट आपका यही डॉक्यूमेंट रेफर किया जाएगा हर बार। फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, दैट मीन्स कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स पे आपका ये डॉक्यूमेंट रेफर किया जाएगा। देन अगर आप इसे और आगे लेके जाना चाहते हो, देन इट वुड बी दी इनकम टैक्स appellate tribunal, that means the second appellate authority. Same set of documents will continue to be in high court and the same set of documents will continue to be in the Supreme Court as well, because ये आपका basic document है, the first grievance that you have raised before the authorities, that you have been aggrieved. तो ये इम्पॉर्टेंट है और इसको बनाने में, जैसे मैंने ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। एंड आप ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बना सकते हो एंड कितने फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ अपील। देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स जिस पे आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील चाहिए होंगे। ये फॉर्मेट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे इंस्टा मोजो लिंक पे मिलेंगे, मैंने आपको वो भी बताया है। तो अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम वीडियो नंबर 8 पर हैं एंड आज हम स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या होता है? जैसे कि नाम ही काफ़ी है इसको समझाने के लिए, दैट यू आर गिविंग द फैक्ट्स। व्हाट इज़ द फैक्ट्स? आप अपने हिस्से की सच्चाई बता रहे हो, यहाँ पे अपने हिस्से का आप सच रख रहे हो। व्हाट इज़ द फैक्ट बिफोर द कमिश्नर अपील्स? आप ये बताओगे इस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में। इसे बहुत सीधा सीधा समझा जाए तो कि एक्चुअली क्या था, आपने क्या समझाया एंड एसेसिंग ऑफिसर ने क्या समझा या एसेसिंग ऑफिसर ने क्या रिफ्यूज़ किया समझने के लिए, एंड आपको क्यों लगता है कि उन्होंने गलत रिफ्यूज़ किया, एंड आपके पास उसका क्या प्रूफ है। हमें ये सब बताना है हमारे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में। सो द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स टू बी फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर अपील्स वेयर इन फैक्ट्स कैन बी नरेटेड एलैबोरेटली। आपको बहुत क्लियरली पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करना है। हाईलाइट द फैक्चुअल एरर्स इन असेसमेंट ऑर्डर so that the same can be corrected at first available opportunity. So आपको सबसे पहले क्या करना है? फैक्चुअल एरर्स को पॉइंट आउट करना है। आप उससे स्टार्ट कीजिएगा। मैं आपको मेरा अभी रिसेंटली बना हुआ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, वो सेक्शन 263 का जो प्रोसीडिंग हुआ था उसमें बनाया है। तो मैं आपको उस पर भी एक बार गो थ्रू कराऊंगी एंड इट्स यू गोना बी अमेजिंग, यू विल लाइक इट, बिकॉज उसमें हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी फैक्ट्स को कवर किया है। वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आई गेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स विल हैव अ वेरी गुड हैंड्स ऑन द टॉपिक कि आप एक्चुअली क्या बताना चाहते हो। एंड दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू मेक हिम कंफर्टेबल with all the facts that we want to put in front of him. Okay, so it is advisable to draft elaborate statement of facts covering all issues. Underline all issues, and wherever possible, along with details filed before assessing officer and the legal contentions. तो आपको ध्यान रखना है आपने आपका पॉइंट कौन सा ग्राउंड रेज किया है एंड उस पर क्या पॉइंट रेलेवेंट है, एंड आपने उसे असेसिंग ऑफिसर के सामने कैसे हाईलाइट किया है एंड कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है विच ही हैज़ इग्नोर्ड वाइल फ्रेमिंग हिज असेसमेंट ऑर्डर। आपको ये बताना है, दिस इज़ अ फैक्ट। हम फैक्ट टेलिंग स्टोरी कर रहे हैं यहाँ पर बिफोर द कमिश्नर। Okay, so now filing of detailed statement of facts along with supportive case laws
विल हेल्प द एसएससी। केस लॉज जैसे कोई अगर आपका कोई बहुत ही लीगल इशू है तो आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में केस लॉ को डालिएगा। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स मुझे लगता है सिर्फ फैक्ट्स तक सीमित रखिए, आपको इसमें केस लॉज नहीं डालना चाहिए। से लाइक मेरे पास ये केस लॉ, दिस इज एन एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन दैट यू नीड टू एक्सरसाइज। ये आपको स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे आप अपने अपने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको खुद ही आप इसे जज कर पाओगे कि मुझे यहाँ केस लॉ डालना है नहीं डालना है। जनरली हम केस लॉज रिटन सबमिशंस के लिए सेव करके रखते हैं, बट इफ़ यू हैव अ लीगल पॉइंट wherein you have a very clear case law that is a single point, तो आप यहाँ पे मे बी केस लॉ का नाम कोट कर सकते हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड प्रेफर नॉट टू give the full details of the case law here, highlights and all that stuff. वो हम यहाँ के लिए नहीं करेंगे, we'll save it for the written submissions. But definitely अगर कोई to the point है, it's exactly hinting the legal fact of the case, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा. So case laws will help the SSC, especially when appeals are disposed of by the first appellate authority ex parte. Okay. Ex parte हम जनरली नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई भी केसेस हों, बट इन केस अगर ऐसा होता है देन मे बी दी CIT अपील कैन गो टू द केस लॉ, एंड विच इज़ आई थिंक रेयर. बहुत बार डिसमिस ही हो जाते हैं. आई हैव सो मैनी अपील्स विथ मी, so many queries wherein the CIT has dismissed because the appellant has not come before him to put in the facts or to give the written submissions. हालांकि कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जो अगर सिर्फ पढ़े जाते तो भी CIT अपील could have disposed it of very easily on the basis of merits and in favor of the SSC, but no, it didn't happen. इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप केस लॉ को सेव करके रखिए for the written submission, and you should be ready with the written submission. Okay, we are moving ahead. If certain factual errors are there in the assessment order, the same must be raised in the grounds of appeal and statement of facts. The detailed statement of facts can be uploaded as an attachment. Normally जो हमारे statement of facts होते हैं वो उसके लिए एक लिमिट होती है. इफ़ यू सी गो टू दी इनकम टैक्स पोर्टल वेबसाइट पे, अगर जब लॉगिन करते हो फॉर्म नंबर 35 भरने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आई गेट यू हैव 10,000 वर्ड्स और something like that का limit. But in case if you have an appeal which is running into pages and you have statement of facts which is running into pages, then I guess आपको एक separate attachment की तरह उसे लगाना चाहिए your statement of facts. Clerical error है, arithmetical error है, तो उसे सबसे पहले highlight कीजिए, grounds और statement of facts में लेकर आइए so that it can be rectified ASAP. So, it is advisable to file separate rectification application for such mistake, which is mistake apparent from the record under section 154 of the act. सबसे पहले जैसे आप notice या order की copy receive करते हो, and if you see anything apparent on the face of the record, you see that there is a mistake, तो आप section 154 में application file कीजिए, and you are going to include this in your grounds of appeal also, and you're also going to introduce this in your statement of facts also, so that you are clear that your 154 application is pending, so that the CIT can he can make sure that 154 is getting effected before it is coming up for the appeal. अगर वहाँ पे नहीं आया है then he may address it. So it is always a win-win situation for the SSC. So now the pursuit of justice doesn't always end with a verdict. Enter the appeals process, a critical avenue through which individuals can challenge court decisions that they believe to be unjust or erroneous. Correct. And that is why we are into litigations. If we think that we have been aggrieved, we have been played by the department, then definitely we will have to enter this process of seeking justice. So common points for drafting statement of facts, which is फैक्ट्स ऑफ लीगल एरर्स. जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन जो ले जाऊंगी उसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको रीड आउट करूंगी. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आई नो दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग, एंड आई गेस मैं इसे बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. इन केस कहीं भी क्वेरी आती है देन आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. आप मुझे हमेशा लिख सकते हैं. सो फैक्ट्स ऑफ लीगल एरर्स, जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाते हो आपको ध्यान रखना है, आपको फैक्ट्स बताने हैं. लीगल फैक्ट्स में अगर कहीं गलती है तो वो
एविडेंशियरी फैक्ट्स में कोई गलती है तो वो फैक्ट्स इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन और लीगल एरर होता है तो हम इसे ग्राउंड्स में भी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में भी हम इसे टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील को फ्रेंड्स बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट if you want to seek justice in your assessment proceedings and your fight towards going towards different various authorities, first appellate, second appellate, high court, supreme court. So it is a very very important document and you have to be very cautious and serious when you're drafting statement of facts. कोई भी facts आप गलती से भी गलत मत कीजिएगा. This is very very important. Let it vetted by some legal professional. Always seek help, always seek support of professionals who are dealing into this and who are dealing into this, not like कि जो ITR फाइल कर रहे हैं आप उनसे भी जाके ग्राउंड्स और स्टेटमेंट्स करवा रहे हैं. नो, दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया एंड यू रियली नीड इन केस यू वांट टू हैव जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस, you really need to look at the professionals who are dealing into this day in and out, and I'm sure you will always benefit from the experts. होता ही है, आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो आप उस वाले ह्यूमन बॉडी के इतने पार्ट्स में से वो एक एक सिंगल पार्ट, दांत के डॉक्टर के पास जाओगे अगर दांत में दर्द है तो यू विल नॉट गो टू अ नॉर्मल फिजिशियन, यू विल ऑलवेज प्रेफर टू गो टू अ डेंटिस्ट, प्रॉपर डेंटिस्ट जिसने एक्सक्लूसिव अपनी पढ़ाई स्पेशलाइजेशन उसमें किया हुआ है. सो दिस गोज विद द टैक्स ऑल्सो. तो आप जब आप अपने लिटिगेशन प्रोसेस में जाओगे, विच इज़ अ वेरी कम्बर्सम प्रोसेस, प्लस cost involving also, plus it may have a lot of implication on a physical, mental and financial health. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको always you have to take services from the best, from the experts. Okay, I will now, you have newly discovered evidences. अगर assessing officer के सामने आपके पास कोई प्रूफ नहीं आया था एंड बाद में वो डॉक्यूमेंट आपको मिला है, देन रूल नंबर 46A का इम्पोर्टेंस वहाँ पे प्ले करता है. न्यू डिस्कवर्ड एविडेंस जो मिला है, ग्राउंड्स ऑफ अपील में भी आपको 46A को इम्प्लीमेंट करना है. आपको ये फॉर्मेट्स मिल जाएंगे मेरे इंस्टा मोजो लिंक में. डू मेक यूज़ ऑफ देम. अगर आपके पास बहुत छोटा सिंपल केस है तो आप वहाँ से ले सकते हो. टेक्निकली साउंड फॉर्मेट्स है वो, एंड कुछ हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज राइट टू मी. द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल 46A. रूल 46A का क्या इंपॉर्टेंस है हम आपको वो भी बताएंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू दी statement of facts. So this is the screen wherein you have your statement of facts. थोड़ा सा ऐसा let me highlight. Okay, थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने इसे so that it is readable. So now here we have statement of facts and I have this assessment here. This is the way I am giving point wise. पढ़ने में भी बहुत आसान होता है and it is very descriptive also. So the first thing is I am highlighting the assessment order, that the first step is the filing of the ITR. I have given the fact that the ITR has been filed on so and so date, and then notices have been received for what reason, मैंने वो लिखा है. फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया. मेरा ये वाला जो केस है ये थोड़ा सा अलग है, इसमें 263 की प्रोसीडिंग्स हुई है. सो मैं इसमें ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर का ब्रीफिंग दे रही हूँ एंड प्लस मैं इसमें अपनी 263 की प्रोसीडिंग्स का भी ब्रीफिंग दे रही हूँ. सो आई एम कोटिंग what is being quoted in the assessment order so that I can come up to 263. सेक्शन 263 के ऊपर मैं यहाँ पर आई हूँ एंड मैंने इसलिए यहाँ पे वहाँ का कुछ रेलेवेंट पार्ट कोट किया है. देयर वर n नंबर ऑफ एडिशंस. जैसे आप देखेंगे ये मेरी पहली वाली स्क्रीन में ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में मेरे पास ये 3 एडिशंस थे. उसके बाद ये 263 के रिविजन में आ गया एंड देन दे हैव अगेन इंक्लूडेड सम एडिशनल पॉइंट्स. तो वो 263 से भी मैंने बाहर निकाला है इसे एंड देयर इज़ ओनली 1 पॉइंट, मतलब वो सारे एडिशंस नॉक ऑफ हो गए और सिर्फ एक एडिशन यहाँ पे उन्होंने मेंटेन किया है. वी मेक सो ब्यूटिफुल सबमिशंस, नो डाउट. पर ये एक एडिशन तो असेसिंग ऑफिसर को या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रोकना ही था, बिकॉज 263 में उन्होंने क्या किया वो कैसे बताएंगे कि 263 करने का फ़ायदा क्या हुआ. तो वो पूरा का पूरा मेरा केस उड़ा तो नहीं सकते थे, बट आई वॉज श्योर कि हम इसे ITAT पे तो छुड़ा ही लेंगे. सो वी टुक इट दिस वन पर्टिकुलर. बस एक ही पॉइंट रह गया है मेरे पास
एंड उसमें भी देखो मैंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है, इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट ऑल द डिस्क्रिपेंसी इन प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा वो पॉइंट है जो उन्होंने बाद में छोड़ दिया था, सारे पॉइंट्स छोड़ दिए थे. सो दिस रियली बॉगल्स द माइंड टू थिंक वेदर द होल एक्सरसाइज ऑफ 263 proceedings being initiated by the department was just an afterthought which the Commissioner of Income Tax had initiated by entering his privileged powers of revision under Section 263, thereby burdening the SSC with increased compliances and mental trauma. So this is what I'm trying to highlight, because only one, after making so many additions in the original assessment order, you have additions, then you have 262 proceedings giving some more additions, and then when you're done with 263 submissions and everything, then there is only one addition left, and that too because you don't want to leave it completely. No, this doesn't justify your doing 263. So I'm confident हम इसे ITT में छुड़ा लेंगे, and that is why these statements of facts. So guys, you would really appreciate this fact कि हमारे लिए ये जो statement of facts है उसको draft करना कितना important है. So our core team is qualified professional group of writers, editors, proofreaders, content enhancers, critic analyst and subject matter experts. अगर आपने कोई grounds और statements बनाए भी हैं, you can send it us for vetting and we will look into it, and we may end up giving you some more improved points which will help you out in your fight against the department towards justice. And I hope you get